साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हम अक्सर अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हैं। वैसे तो जिस टॉपिक पर आज बात कर रहा हूं उस पर छोटी मोटी चर्चा मैं पहले कर भी चुका हूं और आप सुन भी चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको वो जानकारियां देने वाला हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, आप लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में कंपनी आपके खिलाफ रिकवरी एजेंट का हरेसमेंट करती है। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। अब बात यह आ जाती है कि इन तमाम कार्रवाइयों को निपटने के लिए यदि हम नोटिसेस देना चाहें ना, तो वह नोटिस हम वकील के माध्यम से भिजवाएं या खुद के माध्यम से। दिमाग में यह तनाव हमेशा बना रहता है। तो आज उन्हीं तमाम शंकाओं का निवारण आज इस वीडियो से आपके हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लोन का सेटलमेंट इजी तरीके से कर सकते हैं और कैसे आप अपने नोटिस खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि टॉपिक क्या है कि खुद के नाम से नोटिस भेजने पर क्या 14 बेनिफिट है और खुद के नाम से नोटिस क्यों भेजना चाहिए। तो सबसे पहला बात अगर आप सुनेंगे तो सीधे आपके यहां उतर जाएगी। इसके पीछे कारण है कि प्रायर नोटिस प्री लिटिगेशन नोटिस होता है। प्री लिटिगेशन नोटिस का मतलब यह होता है कि आपने कंपनी पे कोई केस नहीं किया है। आप खुद याद कीजिए, अच्छी तरीके से याद कीजिए, जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं ना, जब आपको पहला नोटिस आता है तो वह भी कंपनी खुद ही भेजती है, किसी एडवोकेट के माध्यम से या किसी लीगल फर्म के नाम से नहीं भेजती है। यानी कि कंपनी खुद भी आपको जो पहला नोटिस भेजती है वह प्री लिटिगेशन नोटिस होता है। और इसी कंडीशन में आप भी जब कंपनी को कोई नोटिस भेजे ना, तो वह प्री लिटिगेशन नोटिस होना चाहिए, यानी कि प्रायर नोटिस होना चाहिए। और प्रायर नोटिस कभी भी खुद के नाम से भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायर नोटिस एक अनुरोध पत्र होता है, एक निवेदन पत्र होता है, कोई धमकी पत्र नहीं होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लेनी चाहिए। इसी कारण से मैं कहता हूं कि जो प्रायर नोटिस जो भेजा जाना चाहिए वह स्वयं के नाम से भेजा जाना चाहिए और खुद के हस्ताक्षर के नाम से भेजा जाना चाहिए। तो ये बात तो आप समझ चुके होंगे, ताकि कंपनी को भी यह एहसास हो कि आप किसी एडवोकेट के पास नहीं गए, आपने अपनी बात को खुद लिखा है, खुद साइन किया है, खुद के नाम से भेजा है। और इसका फायदा क्या मिलता है मालूम है? कि सेकंड टॉपिक है ये कि जब आप प्रायर नोटिस भेजेंगे तो कंपनी या तो जवाब देगी नहीं, जवाब नहीं देगी तो भी आपके पक्ष की बात है। अब मान लीजिए कंपनी जवाब दे देती है, अब देती है तो जवाब किसके पास आएगा? आपके पास आएगा। जवाब आपके पास आने का फायदा कैसे है? जैसे आज मैं किसी का एडवोकेट बनकर नोटिस भेज रहा हूं किसी का, तो उसका जवाब मेरे पास आएगा। मेरे पास ढेरों काम है, मेरे पास दिन की पेशियां लगी हुई है, दूसरे दिन के क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो उन सारी चीजों के अंदर आपका नोटिस मेरे पास पड़ा है, वह ठीक है, इसका जवाब कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे। और जिस तरह कहते हैं ना, आज नगद कल उधार। और जब भी जाकर आप उस दुकान पे देखोगे ना, तो यही लिखा नजर आएगा, आज नगद कल उधार, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। तो आपके पास जवाब आने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई रजिस्टर्ड नोटिस आ गया तो आप उसके जवाब देने के लिए आप तुरंत एक्टिव हो जाओगे। आपके वकील साहब को एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये दूसरा फायदा है आपका कि उस नोटिस का जवाब आपके पास आएगा, तो आपको उसका जवाब देना है कि नहीं देना है वो कंटेंट पर निर्भर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा बताऊंगा और वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि यदि आप अपने नाम से नोटिस भेज रहे हो ना, तो कंपनी उसको इग्नोर कर देती है, उसको देखती नहीं है, उसको लीगल टीम को भेजती नहीं है। और यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी कि आपने एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा तो कंपनी लीगल टीम को भेज देगी और उस नोटिस पर आपत्ति लेते हुए पैरावाइज रिप्लाई देगी, कलमवार जवाब देगी और वो आपके वकील साहब को भेज देगी। आपको भेज दिया
तो आपको उसका तुरंत रिप्लाई देना मैंडेटरी है। लेकिन आपने भेजा तो कंपनी ने उसको शांति से रख दिया, और शांति से रख दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो ये मान के चलो कि यदि आपका नोटिस, प्रायर नोटिस विधिक आधारों पर है, विधिक आपत्ति पर है, कानूनी बातों पर है, और तरीके से लीगल एक्सपर्ट से आपने ड्राफ्ट करवाया है, भले ही आपके नाम का है। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, डीआरटी, सिविल प्रोसेस सभी के अंदर बचाव में काम आएगा, सभी के अंदर बचाव में काम आएगा। ये बात मान के चलना, तो इग्नोर करना भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। चौथी बात, भारी फीस से छुटकारा। अब एक बात कहूंगा, यदि आप मुझे कहोगे वकील साहब एक काम कीजिए, इस नोटिस का जवाब आप ही तैयार कर लीजिए, तो एक बात बताऊं, एक नामी वकील, एक बिजी वकील, एक व्यस्ततम वकील जिसके पास काम की कमी नहीं है, वो कभी भी आपका काम यूं ही लेना नहीं चाहेगा, और लेगा तो उसकी अच्छी खासी फीस होती है। मेरा कहना है कि एक जवाब रिप्लाई का 5 से 10 हजार तक फीस होती है एक अच्छे वकील की। तो यहां पर ये मान के चलना, एक कंपनी के मैटर में यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है, 138 एनआई एक्ट का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन के नोटिस 3-4 बार आते हैं, सिविल को प्रोसीडिंग का आता है, क्रिमिनल कंप्लेंट का आता है, तो कम से कम यदि आपको 10 जवाब बना के भेजने पड़े ना, तो यकीन मान के चलना एक लोन आपके 50,000 रुपए पे जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई झोला छाप व्यक्ति ढूंढ लिया जो 500,000 रुपए लेकर जवाब बना रहा है, अब वो एडवोकेट है नहीं है उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे लोग यूट्यूब पर हैं जो जिनके चैनल विभिन्न नामों पर है, हो सकता है वो एडवोकेट्स नहीं भी हो, तो अगर हम उनके पास अपना मैटर भेजते हैं और 500,000 रुपए में जवाब बना के भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारा मैटर जो है ना आपको बचाएगा नहीं बल्कि डुबाने का काम करेगा। यदि आपने ऐसे नोटिस किसी से बनवाए हैं तो मैं पूछूंगा आपसे, क्या आपके नोटिस में उन्होंने प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाइड किया है? आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्या ये सारी चीजें मेंशन की है? अगर ये सारी चीजें मेंशन नहीं की है तो यकीन मानना साथियों, ये कट कॉपी पेस्ट का खेल है। इसीलिए एक अच्छा वकील हायर करेंगे तो भारी भरकम फीस लगती है, तो वहां भारी भरकम फीस से आप बच जाते हैं यदि आप अपना जवाब खुद तैयार करते हैं तो और एक बात बताऊं, हम लोन डिफॉल्टर है, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए तो हम लोन डिफॉल्ट हुए ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये चीजें भारी पड़ जाती है। और जब अब दूसरा क्या होता है मालूम है, आपने पहला नोटिस वकील साहब से भिजवा दिया, दूसरा भिजवा दिया, अब उनके पास तो कंटेंट सेव हो गया, तीसरी बार आप गए और उन्होंने फीस की डिमांड की और आप फीस नहीं दे पाए, तो आपका जवाब तो लटक गया ना, जवाब लटक गया, समय निकल गया, मामला आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो भारी फीस से छुटकारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील, इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील आप खुद हो अपने लिए, क्योंकि अपने केस में आपके घर में आपके घर की परिस्थिति क्या है, कैसे आप लोन डिफॉल्टर हुए, क्या परिस्थितियां है, आपने पहला नोटिस कब भेजा, आपको कब जवाब आया, आपने कब डिलीवरी रिपोर्ट निकाली, ओरिजिनल डाक रसीदें, सारी चीजें अगर आपके पास मौजूद है ना तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो यहां पर यदि सारी चीजें आपके पास मौजूद है तो आप पुराने जवाबों के आधार पर अपना नया जवाब भेज सकते हो, तो यहां पर कभी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यह बात आप ध्यान रखना, क्योंकि वकील कभी न हारता है न जीतता है, जीत और हार हमेशा क्लाइंट की होती है, क्योंकि वकील हार गया तो भी फीस है, जीत गया तो भी फीस है, हारता वो है नहीं क्योंकि अपील होती है, ऊपर के ऊपर की कोर्टें होती है, तो ये कहना बेमानी है कि वकील कभी हारता है, हार जीत हमेशा क्लाइंट की होती है, ये भी आप ध्यान रखें। छठा मेन पॉइंट, खुद के दस्तावेज खुद के पास। अब मान लीजिए आपने किसी एबीसीडी फाइनेंस कंपनी को आपने नोटिस भेजा, अब एबीसीडी फाइनेंस कंपनी के आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस भेज दिया, कॉर्पोरेट ऑफिस पे आपने प्रायर नोटिस भेजा, आर्बिट्रेशन जवाब भेजा, सेक्शन 25 भेजा, 138 भेजा, जो भी भेजा, इन दस्तावेजों की जरूरत आपको आज नहीं तो कल पड़ने वाली है। और इन दस्तावेजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट है
नोटिस की मूल कॉपी जिस पर कि आपके या वकील साहब के साइन है। अगर वकील साहब के साइन है तो आपके साइन भी होने चाहिए। कानून के प्रावधान तो यही है, क्योंकि बिना वकालतनामा दिए आप किसी को वकील तो अधिकृत कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने किसी को वकालतनामा नहीं दिया है तो उस नोटिस पर आपके साइन होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो नोटिस की ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, कि जिस रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपने नोटिस भेजा है उसकी छोटी छोटी जो डाक रसीदें आती है ना, वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मैं आज भी कह रहा हूं, यदि आपने किन्हीं भी वकील साहब के माध्यम से यदि कभी भी कोई भी नोटिस भेजे है ना, भले वो आपके पड़ोस के क्यों नहीं हो, आप ओरिजिनल फाइल अपने पास रखें। वकील साहब को चाहे फोटोकॉपी करा के दे दीजिए। क्योंकि एक बात बताऊं, मैं मेरी बात बताता हूं, हमारे जैसे केसेस निपटते जाते हैं तो जो फाइल हमको लगता है कि निपट गई या ओल्ड हो गई, लंबे समय से जिस फाइल का काम नहीं हुआ, हम उसको भेज देते हैं हमारे रिकॉर्ड रूम में। यानी कि हमारे रिकॉर्ड रूम में मतलब हमारी ढेरों फाइलें पड़ी है, बख्तर बांधा, बस्ता बांधा और डाल दी साइड में। अब जब आपको कभी नोटिस की जरूरत पड़ी, आपको जब कभी ओरिजिनल डाक की रसीद की जरूरत पड़ी, तो वो चीजें मिलती नहीं है। ये ध्यान रखना। और उसको ढूंढना वकील साहब के लिए बहुत टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि उनको ढूंढने के अंदर 2-2, 4-4 दिन निकल जाते हैं। इसीलिए यदि आप कोई भी नोटिस भेज रहे हैं ना, तो वो नोटिस, उसकी ओरिजिनल डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी ओरिजिनल जो आपने प्रिंट से निकाल रखी हो, ये 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। चाहे सेक्शन 25 का जवाब दो, चाहे 138 का जवाब दो, चाहे आर्बिट्रेशन के जितने भी जवाब दो, चाहे प्रायर नोटिस दो, उनके अंदर यदि आपके पास ओरिजिनल डाक रसीद नहीं है ना, तो आपके जो सेकंड वो जो होता है रसीद, उस सेकंड रसीद को रिकॉर्ड पर ले पाना बड़ा टफ काम होता है। आप किसी भी वकील साहब से पूछ लेना, आप अपने क्षेत्र के किसी भी वकील साहब को पूछ लेना कि साहब मेरे पास ओरिजिनल डाक रसीदें नहीं है, नोटिस के रिप्लाई की मुझे क्या तकलीफें आएगी। वकील साहब आपको समझा देंगे कि सेकेंडरी एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेने के लिए कितने प्रोविजन, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और सामने वाले कितना बड़ा ऑब्जेक्शन लेते हैं। इसीलिए कभी भी ओरिजिनल डाक रसीद अपने पास होनी चाहिए, नोटिस की कॉपी होनी चाहिए और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी अपने पास होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आर्बिट्रेटर के दरवाजे बंद है, नो सच पर्सन के साथ लिफाफा लौट के आ जाता है, कंपनियां कभी कभी नोटिस लेती नहीं है, उनका एड्रेस मूव हो जाता है। इन तमाम परिस्थितियों के अंदर डाक के जो लिफाफे है ना, जो लिफाफा आपने भेजा वो बंद का बंद लौट के आ गया। अब बंद का बंद लिफाफा लौट के आ गया तो वहां आपके ये डिलीवरी रिपोर्ट काम करने वाली नहीं है, वहां आपको रिटर्न लिफाफा चाहिए और वो रिटर्न लिफाफा भी ओरिजिनल चाहिए, जिसको कि आपने खोला नहीं हो। वो कोर्ट में एविडेंस होता है, उन पे एग्जिबिट मेंशन होते हैं, प्रदर्शनकित होते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह पॉइंट नंबर 7 की बात करें, छठे पॉइंट में आप समझ गए होंगे, हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट और रिटर्न लिफाफा, यदि आपके पास नहीं है, इनमें से एक भी चीज खो गई ना, आपका नोटिस हो गया रद्दी। कोई बाजी का भाव नहीं है उसका, मान के चलना। सेक्शन 25 और 138, सेक्शन 25, 130, इसमें आर्बिट्रेशन भी गिन लेता हूं मैं, इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, इतने टाइम के अंदर आपको जवाब देना है। अब आपका केस है तो आपका अकेला केस है, खुद का केस है, व्यक्तिगत केस है, आप खुद का मैटर खुद तैयार करके इमीडिएटली भेजोगे। लेकिन अगर वकील साहब के पास है तो वकील कोई भी हुआ, चाहे मैं भी क्यों नहीं हुआ, कोई मुझे कहता है कि सर नोटिस रेडी करना है, तो मैं कहूंगा ठीक है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्क पेंडेंसी बहुत पड़ी रहती है। और मुझे भी आपने देखा है, आप लोगों ने जब भी कभी ये कहा सर हमारे नोटिस का रिप्लाई रेडी करना है, मैं हमेशा ये कहता हूं मेरे लिए संभव नहीं है भाई, और संभव है तो ये फीस रहेगी। यानी कि फीस पे कचरा हूं नहीं कि छोटी फीस की बात करूंगा, क्योंकि कारण है कि माइंड अप्लाई करना है, कट कॉपी पेस्ट करना नहीं है, हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर अलग रिप्लाई तैयार करना है, उसके कंटेंट के आधार पर तैयार करना है, तो वो चीज तो संभव है नहीं। तो इसीलिए सेक्शन 25 और 138 और आर्बिट्रेशन और इनकी समय सीमा है, उन समय सीमा के अंदर यदि आपका नोटिस नहीं जाता है ना, तो आपके नोटिस की वैल्यू 0 है। इस बात को भी आपको मान के चलना है। इसके बाद साथियों अगली बात कर रहा हूं, हर जवाब के लिए आश्रित रहना। यानी आप जवाब खुद तैयार कर रहे हैं ना, अगर आपने 2-4 जवाब तैयार कर दिया, आपके पास रिकॉर्ड हो गया, आपको क्या करना है, नाम पते हटाने, नया नाम पता लिखना है
और नोटिस तैयार करना है। क्योंकि अगर आपके मल्टीपल लोन है, 10 लोन है, 5 लोन है, 25 लोन है, तो एक ही जवाब आपके थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब में काम आता है, तो आप इजीली मैटर बना सकते हो। बाकी अगर आप वकील साहब हायर करते हो तो आपको हर जवाब के लिए उन पर आश्रित रहना पड़ेगा। जैसे आप मुझे फोन करोगे, दिन में बात होगी नहीं, कोर्ट टाइम है, बात नहीं हो पाएगी, कॉल बुक है तो ही बात हो पाएगी, नोटिस भेज दिया, अरे डिलीट हो गया, वापस भेजो, वगैरह वगैरह, अरे आज प्रिंटर नहीं है, अरे आज स्टेनो नहीं आया, आज मेरे जूनियर नहीं आए, आज रविवार की छुट्टी है, आज तो होली है, होली में 3 दिन छुट्टियां रहेगी। और होता क्या है, ये जितनी भी कंपनियां खेल करती है ना, छुट्टियों के दौरान ही करती है। आप खुद गौर कर लीजिए, होली पे कार्रवाइयां होती है, दिवाली पे कार्रवाई होती है, रक्षाबंधन पे कार्रवाई होती है, विंटर वेकेशन में कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि वकील नहीं मिलते, या वकीलों के पास टाइम नहीं होता, स्टेनो नहीं होते, जूनियर नहीं होते, कैसे काम करें, और विभाग, पोस्ट ऑफिस वगैरह ही बंद होते। तो इन चीजों में आप आश्रित हो जाते हो। यदि आप खुद के मैटर खुद तैयार करो ना, आप कभी आश्रित भी नहीं होंगे। ये पॉइंट नंबर 8 था। अब 9वां पॉइंट, आर्बिट्रेशन में बचाव आसान हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कई लोग क्या गलती करते हैं कि आर्बिट्रेशन में भी वकील साहब से जवाब भिजवाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आर्बिट्रेशन अपने आप में आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, यानी कोर्ट की भूमिका निभाता है। भले वो फर्जी हो रहा है, भले वो आपके जवाबों को इग्नोर कर रहे हैं, भले वो कानून पे ताक पे रख के काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। अब वहां यदि कोई वकील साहब जवाब पेश करते हैं तो वह नोटिस के रूप में नहीं कर सकते। कई गलतियां मैं देखता हूं जहां पर आर्बिट्रेशन के मैटर में नोटिस से रिप्लाई किया जा रहा है आर्बिट्रेटर को, वहां पर बाकायदा वकालतनामा फाइल होता है। अगर एक वकील के रूप में मैं किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में जाता हूं तो पहले, सबसे पहले मुझे मेरा पावर पेश करना पड़ता है, मुझे मेरा वकालतनामा पेश करना पड़ता है जिस पे आपके हस्ताक्षर होते हैं, तभी मैं उनके सामने कोई जवाब पेश कर सकता हूं। लेकिन कई लोग जवाब बनवा देते हैं वकील साहब से, तो वो जवाब भी आपके नाम से बनता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, और अगर इस बात में कोई संदेह लगे ना तो किसी विद्वान वकील से पूछ लेना, जिनको अनुभव उन चीजों का, उनसे पूछ लेना। यूं मत कह देना। कई लोग मुझे कहते हैं, सर हमारे हम तहसील पे वकील साहब के पास गए, उनको नोटिस दिखाया, उन्होंने कहा कोई नहीं, ये नोटिस तो आते रहते, बाद में देखेंगे। अरे बाद में क्या देखेंगे, अवार्ड हो जाएगा तब देखोगे क्या? तुरंत रिप्लाई देना पड़ता है। इस चीज में ध्यान रखना कि वकील साहब से जवाब नहीं जाता, जवाब खुद का जाता है, खुद के नाम से जाता है, खुद के साइन के साथ जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, 10वां जो बेनिफिट है, एक जवाब बार बार काम आता है। यानी आपने आर्बिट्रेशन का एक जवाब बना दिया, अब आर्बिट्रेशन के मेन क्लॉज तो सारे वही है, छोटे मोटे चेंजेस करने कि 2 में कौन है और सब्जेक्ट क्या है, डेट चेंज करनी है, साइन करने, साइन तो आपको ही करने हैं। तो एक ही जवाब आपके बार 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 काम आता है। और एक बात बताऊं, आर्बिट्रेशन के मैटर में इस सप्ताह ही नहीं, 2 दिन के अंदर हमारे मेंबरशिप चैनल पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट होगा जिसमें वो जवाब दिया जाएगा जो हर स्टेज पे काम आएगा। यानी 1 2 3 4 5 भूल जाओ, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। यानी कि पिछले 15 दिन से उस पे काम चल रहा है, 15 दिन से काम चल रहा है कि किस तरीके से एक परफेक्ट रिप्लाई बनाया जाए जो मेंबरशिप पे पोस्ट हो और जिसका बेनिफिट तमाम साथियों को मिल सके। इसलिए मेंबरशिप पे नहीं है तो मेंबरशिप पे नहीं जुड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति इतना कंटेंट आपको नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे दे सकता है तो सोचने की बात है कि मेंबरशिप पे कंटेंट क्या मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 11वां पॉइंट, कट कॉपी पेस्ट से बच जाओगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं, अब मेरे पास ढेरों काम है, आपने भी अपना नोटिस भेज दिया, अब मैं तो किसी न किसी का नोटिस उठाऊंगा और उस पर आपका नाम पेस्ट करूंगा। अब मैं सिर्फ आपका नाम लिखूंगा, आपका पता नहीं लिखूंगा, पिताजी का नाम नहीं लिखूंगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं लिखूंगा, एड्रेस नहीं लिखूंगा। पहले वाले की जो समस्या थी वो समस्या आपकी लिख दी। आप हो सरकारी नौकरी में, मैंने आपको बता दिया प्राइवेट नौकरी में। आप हो बिजनेसमैन और मैंने बता दिया कि मेरे नौकरी में नुकसान हो गया, मेरा जॉब लॉस हो गया। क्या आप हो गवर्नमेंट, आप हो प्राइवेट सर्विसमैन और मैंने बता दिया आपको बिजनेसमैन। कट कॉपी पेस्ट में गलतियां होती रहती है। क्या पहले वाले के पापा की किडनी खराब थी, मैंने आपके भी पापा की किडनी खराब कर दी। तो ये सब सारी बातें ना तो ये कट कॉपी पेस्ट से आप बच जाओगे। यहां पर कट कॉपी पेस्ट में कई बड़ी गलतियां होती है, इसलिए कहता हूं मैं, हर व्यक्ति अपना वकील खुद होता है। ये बात आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगला जो 12वां टॉपिक है, सेटलमेंट इजी हो जाता है।
सेटलमेंट इजी क्यों हो जाता है? आपने प्रायर नोटिस दिया, कंपनी ने आपके प्रायर नोटिस का जवाब नहीं दिया, कंपनी भूल गई, लेकिन आपके पास तो प्रायर नोटिस पड़ा है, डाक रसीद पड़ी है ओरिजिनल, और डिलीवरी रिपोर्ट पड़ी है। जब भी सेक्शन 25 की बारी आई, आपका ऑब्जेक्शन खड़ा है। जब भी सेक्शन 138 आया, आपका ऑब्जेक्शन खड़ा है। जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपका ऑब्जेक्शन पहले से ही खड़ा है। भाई मेरी एप्लीकेशन आज तक स्टैंड है, मेरे नोटिस की पालना ही नहीं हुई, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कैसे हो सकती है? और आर्बिट्रेटर को हमने हमारा प्रायर नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, जब जरूरत हो भेजने की, सारी चीजें भेज दी, क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास थे। तो ये होता है सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, और फिर सेक्शन 25 में लंबा टाइम, 138 में लंबा टाइम, एंड आर्बिट्रेशन जब आपने प्रायर नोटिस दे दिया, आर्बिट्रेशन के हर नोटिस का मल्टीपल रिप्लाई दे दिया एक ही, तो आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो ही नहीं सकता है, और हो गया तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपका सेटलमेंट प्रोसेस इजी हो जाता है, इजी। अब आपने वकील साहब के नाम से नोटिस भेजा, वकील साहब की नोटिस का वकील साहब ने जवाब दे दिया, और वकील साहब के पास आ गया, और वकील साहब जवाब नहीं दे पाए, तो फिर मुसीबत है। अगर आपने, तो फिर मुसीबत है। लेकिन वो नोटिस आपको आ गया और आपने जवाब नहीं दिया ना, तो मेरा ये 13वां पॉइंट है कि आपके 100 गुना माफ है, आपके 100 गुना। क्योंकि आप तो लीगल एक्सपर्ट हो नहीं, भले ही आपने लीगल एक्सपर्ट से राय ली है, भले ही आपने लीगल एक्सपर्ट को, एडवोकेट को नोटिस दिखा दिए, उनसे सजेशन ले लिए, लेकिन आपके वकील साहब का नाम तो नहीं आ रहा है ना। तो वहां भविष्य में कोई कार्रवाई होती है ना, और कभी जज के सामने फाइल भी जाती है, बंदे ने खुद ने नोटिस देखा, इम्प्रेस्ड, वेरी गुड, पूछेंगे क्या करते हो, तो इतना नॉलेज कैसे रखते हो? और वहां यदि 1-2 गलतियां हो भी गई ना, तो गलतियां माफ है। अब मैं जैसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई पार्टी मर गई, अब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोर्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो कोर्ट क्या देखेगी? वकील साहब ने गलती की है, इनकी गलती माफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून की जानकारी रखने वाला ही कानून की अवहेलना करेगा, कानून तोड़ेगा, तो उसकी गलती माफ नहीं होगी। लेकिन एक सामान्य आदमी की बात आती है, तो वहां कोर्ट का रुख थोड़ा सा लिबरल रहता है। तो ये बात आपको मान के चलनी है कि किसी नोटिस में अगर आपकी छोटी मोटी गलती हो भी गई ना, तो वो कभी भी नहीं देखी जाएगी। अगर वो नोटिस आपने भेजे तो एक दिन आगे हो गया, एक दिन पीछे हो गया, कोई गलती नहीं देखी जाएगी, और यह देखा जाएगा कि व्यक्ति ने अपना डिफेंस किस तरफ से किया है। एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन तमाम बातों के अंदर 14वां पॉइंट जो है ना, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले प्रायर नोटिस आप भेज रहे हो, भले सेक्शन 25 का रिप्लाई आप देख रहे हो, भले सेक्शन 138 का रिप्लाई आप दे रहे हो, भले आर्बिट्रेशन का जवाब आप दे रहे हो, लेकिन एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लो, किसी जूला छाप की नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की राय लो जो उस फील्ड में मास्टर हो, जिसको हर चीज का नॉलेज हो, जिसके शब्दों में धार हो, जो शब्दों में ही वाण का काम करता हो, जिसके शब्द में तलवार हो। आपको ऐसा लीगल एक्सपर्ट ढूंढना है जो जरूरत पर आपको सहयोग करे, आपके कंटेंट को देखकर आपको सलाह दे, आपको एक नेक राय दे। सिर्फ उसके लिए आपको एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, और वो सारथी होना चाहिए आपका श्री कृष्ण के रूप में, न कि शकुनी होना चाहिए जो आपका विनाश कर दे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि व्यक्ति ऐसा हो जो कम से कम आपको रेस्पॉन्ड करे, आपका फोन उठाए, आपसे मिले, आपसे बात करे, और आपकी समस्याओं को खुद सुने, उस आपकी तकलीफ में खुद की तकलीफ को महसूस कर सके। क्योंकि एक बात बता दूं मैं, डॉक्टर की गलती इंसान को जमीन के 2 फीट नीचे दफनाती है, लेकिन वकील की गलती जमीन के 2 फीट ऊपर लटका देती है। इसीलिए एक बात कहूं कि मरना भी हो ना, हमारे एक अच्छे व्यक्ति ने कहा हुआ है, हमारे बहुत बड़े वकील है, वकील साहब है, सम्माननीय है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मरना भी है ना, तो एक्सपर्ट डॉक्टर से मरो, झूला छाप से नहीं, ताकि दिल में ये सुकून रहे कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की। लेकिन इन मामलों में तो आप निश्चिंत रहो, यदि आपने हर नोटिस का टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया ना, आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और एक बात मैं कहूंगा, 14 पॉइंट मेरे पूरे हुए, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा,
एक पेन ड्राइव रखो, खुद के मैटर खुद तैयार करते हो, किसी के पास भी टाइप कराने जाओ, मैटर पेन ड्राइव में ले आओ। अगली बार कोई दूसरी फाइल बनाओ तो उस फाइल को तो रहने दो, उसको टच मत करो, उसकी दूसरी फाइल कॉपी करके दूसरी बनाओ और दूसरे को नाम दो। एक पेन ड्राइव खुद की बना लेना ताकि सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए। और दूसरी बात ये भी सुन लेना कि प्रायर नोटिस भेजना कब चाहिए, क्या प्रायर नोटिस भेजने की स्थितियां है। तो इनके लिए कोई भी व्यक्ति आपको 2 मिनट 5 मिनट बात करके नहीं समझा सकता है। जब तक वह आपके लोन की डिटेल को आपको गंभीरता से नहीं सुनता है, आपके पूरी बात को नहीं सुनता है, तो यकीन मान के चलना। सिर्फ यूं नहीं कि आपका फोन आया, अच्छा प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा, लाओ अकाउंट नंबर दे दो, भेज देते हैं, घंटा भेज देते हैं। अरे भाई, व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, बिजनेसमैन में है, कितनी ईएमआई बाउंस हुई है, उसका लोन कितनी राशि का है, क्या उसने ईसीएस परमिशन दी है, क्या उसने चेक दिए हैं, उसके नाम पर क्या प्रॉपर्टी है, उसके पत्नी के नाम पर क्या प्रॉपर्टी है, उसकी पत्नी क्या काम करती है, बच्चों का स्टेटस क्या है, वो रहता कहाँ है, अभी कहाँ रहता है, उसके पास चल अचल संपत्तियां क्या है, मतलब टोटल वो ब्यौरा चाहिए, कितनी ईएमआई पे कर दी लोन। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब तक कोई व्यक्ति पूरा सुन नहीं लेगा ना, कभी आपको एक बेटर सजेशन नहीं दे पाएगा। तो साथियों, आज का जो वीडियो था ना, जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर हमें वकील साहब के नाम से नोटिस भेजना चाहिए या खुद के नाम से नोटिस भेजना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि जिन पॉइंट्स पे मैंने आपको जानकारी दी है, मेरे हिसाब से आपकी सारी समस्याओं का समाधान इससे हो चुका होगा। और ये एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कट कॉपी पेस्ट से आपको सावधान रहना है। कोई भी नोटिस कोई भी बना के देना तो आपको खुद पढ़ना है और समझना है। और एक बहुत बड़ी सलाह दूंगा, किसी भी नोटिस में खुद को मेंटल मत बताना, दिमागी रूप से दिवालिया मत बताना, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मानसिक रोग से ग्रसित हूँ, बीमारियों की दवाइयाँ चल रही है, वगैरह वगैरह फालतू चीजें मत लिखना। ये चीजें आपको गर्त में ले जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति मेंटली डिप्रेस्ड हो ना, उसको अपने लीगल राइट के बारे में नॉलेज होना ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी कुल मिलाकर आपका षड्यंत्र माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। साथियों, पूरी कोशिश करते हैं हर एक पॉइंट पे आपको गाइड कर पाए, हर मुद्दे पर आपको जानकारी दे पाए। और यही कारण है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट के कमेंट्स के अंदर इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतनी मोहब्बत भरे कमेंट्स आते हैं, जो आज तक किसी लोन डिफॉल्ट के मैटर में किसी चैनल पर नहीं आते हैं। ये विश्वास है हमारा जो आप लोगों ने बनाया है। मैं कमेंट्स पर रिप्लाई भले ही नहीं दे पाऊं, लेकिन आपके उन तमाम कमेंट्स के लिए आपको दिल से हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथियों, यही कहता हूं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में धंसे हो ना, खुद के मैटर को खुद लीड करना सीखो। सजेशन चाहिए, हम है, सजेशन चाहिए, हमारा चैनल है, हम पूरी तरीके से आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और दावा है कि आप फंस जाए तो हमें बताओ। आप अगर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हो, आपके घर का कोई चम्मच उठा ले, आप हमें बताइए। हम दावे से कहा कहते हैं कि जिन्होंने गाइडेंस लेके काम किया है ना, उनके लोन के सिर्फ सेटलमेंट हुए। लेकिन विषम और आर्थिक परिस्थितियों में जो लोन नहीं भर पाए, ये बात उनके लिए है। अगर भर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, किन्हीं तनावों से मुक्त होते हैं। बाकी तो हर टॉपिक हमारे चैनल पे पोस्ट है, और यदि आपको पर टॉपिक पे नॉलेज चाहिए ना, बहुत टॉपिक पे, तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा लॉन्ग लाइव जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उस वीडियो को एक बार 9.5 घंटे का वीडियो है, धीरे धीरे समय के अनुसार देख लेना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब उस वर्ल्ड रिकॉर्ड लाइव वीडियो में नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 25,000 लोग जुड़े थे और अंत तक 17,000 लोग उस वीडियो में कायम थे। ये गौरव हमारा नहीं, ये गौरव आपका है, ये उपलब्धि आपकी है। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर बात भी करना चाहते हैं तो कॉल बुक करा के आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके तमाम समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, लोन के डिफॉल्ट में धंसे हो ना, नई ईएमआई शुरू मत करो, नया खर्चा शुरू मत करो, अपने वकील खुद बनो, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका वकील कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज के जो 14 पॉइंट है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठे होंगे और आप समझ चुके होंगे, चाहे प्रायर नोटिस हो, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे सेक्शन 25 हो, 138 हो, जो भी हो, उस मैटर में अपने नोटिस खुद क्यों भेजने चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।